राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान जिनका आपको बरसों से इंतज़ार था। मशहूर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर अशरफ फैजल। एक किसान के बेटे ने एक्टर बनने का ख्वाब देखा और उस ख्वाब को पूरा करने में अपनी सारी लगन, मेहनत और जिद झोंक दी और बन गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी विशिष्ट अभिनय शैली से एक बार फिर इस बात को गलत साबित कर दिया है कि फिल्मों में कामयाबी के लिए एक्टर की कद काठी और खास तरह की शक्ल सूरत का बेहद अहम रोल है। मुस्कुरा कह रहे हैं, कहाँ है? इससे अच्छा थोड़ी लगता है, आपको परमिशन लेनी चाहिए ना। नहीं, हमको लगा कि क्या लगा? आपको लगा कि जो मर्जी करेंगे, मतलब हाथ लगा लेंगे ऐसे हमको। दिल्ली में थिएटर करने के बाद मुंबई पहुंचे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 1 दशक से भी ज्यादा का वक्त ये सिद्ध करने में लगा कि एक्टिंग का उनका अपना बिल्कुल अलग मुहावरा है और उन्हें अब और ज्यादा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम दोनों में से एक को तो बीवी बन के रहना पड़ेगा। तो तुम बनो। तुमसे कोई पूछेगा क्या नाम है तुम्हारा, तुम तो बता दोगे। हमारा नाम पवन कुमार चतुर्वेदी है। हम दिल्ली से आए हैं, परमिशन लेके आए हैं, तारों के नीचे से आए हैं, है ना मुन्ने? 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के कस्बे बुढ़ाना में पैदा हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी शोहरत की जिन बुलंदियों पर आज हैं, उसके पीछे संघर्ष की एक लंबी और अनकही दास्तान है। आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुफ्तगू में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी जिंदगी के कई पहलुओं पर पहली बार खुलकर बातें की। भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा। बहुत बहुत स्वागत है नवाजुद्दीन। शुक्रिया। हमें बताइए कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ से आपने पढ़ाई की, वहाँ हम आपका नाम देखते हैं नवाजुद्दीन नंबरदार। ये क्या कहानी है कि नवाजुद्दीन नंबरदार बाद में चलकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी बने, लेकिन ये नंबरदार कहाँ से आया? एक्चुअली ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया। शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि हम लोग जो थे किसान परिवार से ज़रूर थे, लेकिन ज़मींदार किस्म के लोग थे। अभी भी ज़मीनें हैं हमारे पास, काफ़ी खेती बाड़ी होती थी। तो हमारे दादा परदादा को ये पदवी दी गई थी। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शायद मैं थोड़ा गरीब फैमिली से हूँ, ऐसा नहीं है। आई थिंक ये पहली बार आपने ये क्वेश्चन किया। अच्छी खासी फैमिली रही है, ज़मींदार ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ मैं। तो ये वहाँ से था नाम, और फिर नंबरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी नाम था मेरा। तो फिर मैंने चेंज कर लिया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ज़्यादा ठीक है। और ये जो ज़मींदार परिवार है, ये मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में कब से बसा होगा? बुढ़ाना कस्बे में हम लोग आई थिंक दादा परदादा सब वही ज़माने से ही, उसी ज़माने से। और उसके बाद फिर सब लोग खेती किसानी के काम में लगे रहे। और हम देखते हैं कि आपके अपने भाई बहनों में आप सबसे बड़े हैं। तो ख़ुद बुढ़ाना में भी इतने सारे स्कूल और डिग्री कॉलेज होने के बावजूद हम देखते हैं कि आप हरिद्वार के किसी गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ाने भेजे गए। वो क्यों भेजे गए होंगे? एक्चुअली हमारे यहाँ सिर्फ इंटरमीडिएट था कॉलेज, और उसके बाद ग्रेजुएशन का वहाँ पे कोई सिलसिला नहीं था। तो इसलिए इंटरमीडिएट करने के बाद मैं गया गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे साइंस कॉलेज में बीएससी किया मैंने केमिस्ट्री में। तो इसलिए आई थिंक ख़ानदान में मैं पहला ही था जो ग्रेजुएशन तक पढ़ पाया, वरना कोई पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा वो नहीं था, सब ज़मींदारी करते थे। और ये पढ़ाई जब गुरुकुल कांगड़ी की ख़त्म हुई तो फिर सफ़र कैसा रहा?
उसके बाद मैं जॉब करने लगा बड़ौदा में और चीफ केमिस्ट का जॉब करता था। उसे लेकिन ज़्यादा बोर हो गया उससे 1 साल के अंदर। फिर मैं वापस दिल्ली आ गया। दिल्ली आके मुझे किसी ने प्लेस दिखाए, ऐसी जॉब की तलाश में था मैं दिल्ली में भी, तो किसी ने थिएटर दिखा दिया मुझे मंडी हाउस में। वहाँ प्ले देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि आई थिंक ये चीज़ है जिसको मैं चाह रहा था करना, लेकिन कर कुछ और रहा था। तो फिर मैंने जो एक अमेचर ग्रुप होता है वो ज्वाइन किया और आई थिंक 1-1.5 साल उसमें काम किया। उसके बाद फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैंने एडमिशन ले लिया था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन उतनी आसानी से मिलता नहीं है और उसमें आपको बहुत सारी शर्तें पूरी करनी होती हैं कि आपको इतने सारे नाटकों में पहले से हिस्सा लिए हुए होना चाहिए, उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह, वो सब आपने बंदोबस्त किए होंगे। बिल्कुल। वो जो मैंने ग्रुप में जो काम किया था वो इसीलिए किया था कि मैं क्वालिफाइड हो जाऊँ उसके लिए। 10-12 प्लेस किए मैंने और उसके बाद एनएसटी में एडमिशन लिया। और इस तरह आपने नाटक में अभिनय करना ही सीखा। मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपका स्पेशलाइजेशन किस में था? वही एक्टिंग में। एक्टिंग में था, क्योंकि आप बड़ौदा में ये जो नौकरी कर रहे थे और उसके बाद दिल्ली आने के बाद एक्टिंग ही करने का कुछ शौक़ आपके अंदर पैदा हुआ था। जी, एक्टिंग वो करने क्यों का हुआ था? आई थिंक मैंने कई सारे जॉब ट्राई किए थे, इवन चीफ केमिस्ट के अलावा भी काफ़ी जॉब किए थे। तो पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे एक एहसास इस चीज़ का होता था शायद मैं बोर हो जाऊंगा इस जॉब से। फिर दूसरा ट्राई करता था। फिर तो ये था कि मैं क्या चाह रहा था मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं था मैं क्या चाहता हूँ। फाइनली जब मैंने प्ले देखा तो मुझे लगा कि ये चीज़ है जो शायद मुझे जिसकी ज़बान नहीं मिली थी, वर्ड्स नहीं मिला था कि थिएटर क्या होता है, तो शायद ये चीज़ है, बहुत ही क्रिएटिव चीज़ है और मैं ये करना चाहता था लेकिन मुझे पता नहीं था। तो आई डोंट नो कैसे हुआ या क्या कभी अनकॉन्शियस माइंड में कहीं बैठा होगा जो कभी मैंने रियलाइज़ नहीं की इस चीज़ को। तो फाइनली अब मैं यही करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करने वाला मैं। जबकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आप ये सोच के आते हैं कि आपको एक्टिंग सिखाई जाएगी और वहाँ पर योगा से लेकर सेट डिज़ाइनिंग, कॉस्ट्यूम और इतनी तरह के डिसिप्लिन्स हैं, वो सब कुछ आपको करना पड़ता है। यहाँ तक कि आपको थिएटर की हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है, उसकी थियरी भी पढ़नी पड़ती है। ये सब तो काफ़ी आपके लिए थकाऊ और बोरिंग काम रहा होगा। नहीं, इंटरेस्टिंग, मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो गया था ये बहुत ज़्यादा। जैसे लिटरेचर है, वेस्टर्न लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर और भी सेट डिज़ाइनिंग का, लाइट डिज़ाइन, मेकअप, ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था मेरे लिए और मैं बहुत ही इन्वॉल्व होता जा रहा था इन सब सारी चीज़ों में, जो जितने भी डिसिप्लिन्स हैं ये। तो क्योंकि सारा जो है वो फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है और सेकंड ईयर में फिर स्पेशलाइजेशन होने लगता है, प्लेज होने लगते हैं और सीन वर्क होने लगते हैं। तो फिर मेरा जो रुझान था वो सिर्फ एक्टिंग की तरफ होने लगा कि मैं स्पेशलाइजेशन जो करूँगा एक्टिंग में करूँगा। और ये जो 3 साल का वक्त गुज़रा, उसमें हर गुज़रते साल के साथ आपका इंटरेस्ट बढ़ता गया? क्योंकि हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आए हुए लोगों से ऐसा भी सुनते हैं कि वो जो सोच कर आए हैं वो वहाँ उन्हें नहीं मिल रहा है और चीज़ें एक समय के बाद उसमें वो चमक वो नहीं पाते। आपका क्या अनुभव था? मुझे ये रहा है कि इंस्टीट्यूशन कभी भी कोई गलत नहीं होता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस इंस्टीट्यूशन में उस इंस्टीट्यूशन से कितना ले रहे हो। वो तो बिल्कुल ख़जाना है, आप जो चाहे वहाँ पे ले सकते हो। इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा देता है, आई थिंक कोई सा भी इंस्टीट्यूशन एशिया में या वर्ल्ड में नहीं होगा। आपको हॉस्टल, मेस, स्कॉलरशिप और एट द सेम टाइम आपको सिर्फ एक ही काम आपके ज़िम्मे होता है, सिर्फ नाटक करो, एक्टिंग करो, जो आप चाहते हैं वो करो। उसके लिए इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप वहाँ पे डिसअपॉइंट हो रहे हैं तो ये आपकी खुद की प्रॉब्लम हो सकती है, इंस्टीट्यूशन की नहीं हो सकती कभी भी। तो इस तरह आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और शायद उसके बाद रेपर्टरी कंपनी में भी काम किया होगा? जी नहीं, मैंने रेपर्टरी कंपनी में काम नहीं किया। और मैं, हाँ, स्ट्रीट प्लेज होते थे दिल्ली में उस वक्त पे, और मैं एक ग्रुप था, उसमें थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे कि जैसे लाइट का, बिजली की चोरी का कुछ एक स्किट सा बना लिया, दिल्ली सरकार से मिला, उसके लिए स्किट कर दिया, जाके गली गली कुछ जाके कर रहे थे। तो कोई प्रोडक्ट आया, जैसे ऑयल है, ऑयल कंपनी का कोई प्रोडक्ट आया, अब उसका एडवर्टीज़मेंट करना है तो 5-6 लोगों का ग्रुप बना लिया, तो जगह जगह पे जाके वो परफॉर्म करते थे, उसके बारे में बताते थे। जो आज़ादपुर मंडी हो, ये कनाट प्लेस, बस अड्डा, ये वो हर जगह जाके उसके शोज़ करते थे, तो उससे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था। और ये तो सब समय है जबकि आप दिल्ली में ही रह रहे थे।
ऐसा भी सुना है, अब ये आप ही बताएंगे हमको, एक तो कि स्कूल में पढ़ाई के दौरान आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो इसलिए बहुत समस्या नहीं होती है, आपकी आर्थिक समस्याएं उससे हल हो जाती हैं। लेकिन स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद अपने आप को सस्टेन करने के लिए भी कुछ आपने ऑड किस्म के कुछ काम किए? आई थिंक मैं ऑड किस्म के तो नहीं कह सकता, काम थे वो तो, बट ये था कि मैं जब उससे काम ज़्यादा चल नहीं रहा था थिएटर के दौरान, जब मैं ग्रुप में काम कर, जब मैंने बताया था ना जो एमेचर ग्रुप मैंने ज्वाइन किया था, उस वक्त पे अब हिंदी थिएटर में पैसा तो है नहीं, तो साइड बाय साइड में एक वॉचमैन का काम भी करता था। एक टॉयज़ की फैक्ट्री थी नोएडा में, तब तो नोएडा बिल्कुल वीरान सा लगता था ऐसा, तो छोटी छोटी कंपनी खुल रही थी वहाँ पे, तो वहाँ जाके मैंने किया था, 1-1.5 साल काम किया वहाँ पे। ये काम आपको कैसे मिला था? ये एक्चुअली क्या था कि एक पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन है, उसके सामने एक टॉयलेट है, तो उसके मैं ज़रा खड़ा हुआ कर रहा था पेशाब, तो वहाँ पे लिखा हुआ था एक पोस्टर पे कि 500 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, 300 वॉचमैन चाहिए और 25 ये चाहिए, इस तरह का कुछ, तो और नंबर भी लिखा होता, तो मैंने नोट कर लिया। अब घर से तो मैं पैसा मंगवाता नहीं था, तो मैंने कहा यार ये जॉब कर लेता हूँ, और इतनी तनख्वाह भी लिखी हुई थी उस पर। तो उनका ऑफिस शादरा था, मैं वहाँ गया, उन्होंने बोला कि भाई हम दे देंगे आपको जॉब, बट आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, डिपॉजिट करना पड़ेगा कुछ पैसा। मैं ठीक है, तो मैं घर गया, तो वहाँ से अम्मी की जो मेरी मदर की ज्वेलरीज थी वो गिरवी रखा मैंने, वहीं पे हमारे यहाँ सुनार थे, और उनसे पैसा लेके उसको 5,000 रुपये दिए मैंने, और मेरा जॉब उन्होंने वहाँ लगा दिया। और कितनी तनख्वाह मिलती थी उसमें? आई थिंक 500 रुपये के आसपास थी। अच्छा, और ड्यूटी आवर्स क्या थे? यही थे सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक, और 5 बजे के बाद फिर मैं मंडी हाउस आ जाता था, वहाँ पे थिएटर की रिहर्सल करता था। तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड वाली नौकरी थी, ये कितना टाइम चली होगी? ये मैंने 1-1.5 साल तो किया था। और इसको करते हुए भी फिर आप एक दिन ऊब ही गए होंगे, क्योंकि ऊब जल्दी हाँ, जाते हैं। ऊब मैं गया था, ऊब इसलिए गया था कि वहाँ पे खड़े रहना पड़ता था गेट पे, और वहाँ पे धूप इतनी पड़ती थी, तो कोई ऐसा नहीं था, कोई शेड ऐसी नहीं थी जिसमें मैं छुप के मतलब खड़ा हो जाऊँ। और तो मैं बहुत पतला दुबला था, तो मैं थक थुका के ना बैठ जाता था। अब इत्तेफाक ये होता था, जब भी बैठता था, जो ऑनर था कंपनी का, वो तभी एंटर करता था। तो उसने मुझे 3-4 बार देखा, माफ़ कर दिया 3-4 बार, लेकिन फाइनली जो है ना, जब 4थी-5वीं बार देखा उसने कि तब तक 1.5 साल हो चुका था, इसको हटाओ यहाँ से, ये पतला दुबला कमज़ोर आदमी है, इसको हटाओ। तो उन्होंने हटाया, मैं फिर गया शादरा, जो मेन ऑफिस था उनका, भाई मेरा डिपॉजिट दो, आपको मैंने डिपॉजिट दिया, तो मुझे आपने निकाल दिया, कि डिपॉजिट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने ऐसी हरकतें की है। तो वहाँ से बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ, और फिर आके तो वो पैसे डूब गए? तो वो पैसे डूब गए, 5,000 रुपये मेरे। तो बहुत ही वो ज़्यादा हुआ। फिर माँ को मैंने बताया कि ऐसे हो गया, और मैं कहीं ना कहीं से करके ला के दूँगा ये वो, तो इस तरह की चीज़ें थी। और तब ये नौकरी जब आपने छोड़ दी या छूट गई, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर करते करते फिर ये NSD में आ गया था, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आ गया था। उसके बाद तो फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वहीं पे खाना पीना रहना सब वहीं पे था। और फिर एक दिन आपने बम्बई का रुख किया, और हम ये भी देखते हैं कि काफ़ी पापड़ बेलने पड़े, बहुत ज़्यादा। बुढ़ाना के एक लड़के के लिए जो कि फ़िल्मों में कुछ ज़्यादा सिल्वर स्क्रीन पर जल्दी से चमक जाने की कुछ ख्वाहिश रखता हो, करीब 20 साल या 18 साल लगे, जब लगा कि हाँ, अब उन बड़े सितारों के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ जा सकता है। लेकिन ये शुरुआती सफ़र, ख़ास तौर पर बम्बई में, बातें बार बार की गई हैं, और आपने भी, आपसे ये सवाल बार बार पूछा जाता होगा, लेकिन इसको थोड़ा समराइज़ करें कि एक छोटे से कस्बे से आकर एक बड़े महानगर, और वो भी सपनों के शहर बम्बई में, क्या एहसास था? एहसास यही था कि मैं ये सोच रहा था, मैं कोई बहुत बड़े सपने तो लेके गया नहीं था मैं, भाई ये था मैं कि सर्वाइव करता रहूँ मैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में रहते हुए इतना डिफ़िकल्ट हो गया था सर्वाइव करना, तो वहाँ पे एक ही था कि बस सर्वाइवल होता रहे ठीक से, और बाकी काम वाम जो मिलेगा वो तो करते रहेंगे, छोटा मोटा काम, 1 सीन 2 सीन जो होगा वो करते रहेंगे, क्योंकि बड़ा सीन तो कोई देने वाला नहीं। पहले मैंने टीवी ट्राई किया,
टीवी में इतना मुझे ज़्यादा कुछ मिला नहीं है कि 1-2 एपिसोड के काम मिले और फिर नहीं भी मिले ऐसे। और फिर फिल्मों में ट्राई किया, एक एक सीन उसमें मिले। तो बस यही था कि एक एक सीन मिल रहे थे और मेरा काम चल रहा था, और ये सिलसिला कोई 10-11 साल तक चलता रहा। और ये 10-11 साल बाद कुछ उम्मीद की जो किरण आई होगी, उसके बारे में अभी इस बातचीत के सिलसिले को जारी रखते हुए ब्रेक के बाद बातें करेंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं मशहूर अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ। एक एटीट्यूड आ जाता है ना, कहते हैं स्टार का एक एटीट्यूड होता है। मैं उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा जॉब है, लोग जानेंगे, इज्जत भी देंगे, और बिकॉज ऑफ माय प्रोफेशन। लेकिन जो मेरी पर्सनल है उसमें उसको अफेक्ट नहीं होने दूंगा मैं उसको बिल्कुल। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं आपके पसंदीदा कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन, आपने कहा कि ये जो करीब 11 साल छोटे छोटे रोल करके सरवाइव करने का जो पूरा पीरियड है, आदमी कब तक जूझे, और वो उस जूझने की राह में इतनी तरह के रोड़े होते हैं, यहाँ तक कि जब आप एक ट्रेंड एक्टर भी हैं और आपको लगता है कि आपको जो चीज़ आपके अंदर सलाहियत है और वो आपको नहीं मिल रही होती है, फिर आप देखते हैं कि कल के आए हुए जिनके अंदर वो एफिशिएंसी नहीं भी है और वो बहुत तेज़ी से चमकते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये सब मिलाकर इतनी सतहें हैं एक तरह के सेंस ऑफ डिफीट की कि आदमी मतलब मर जाए। क्या एहसास है आपका इसमें? मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का फ्रस्ट्रेशन होता था, टू बी वेरी फ्रैंक, कि ये एक ऐसा फील्ड है, काम जब लेने जाते हैं फिल्मों में या यहाँ पे कोई मेरिट सिस्टम नहीं है एक्चुअली। कोई भी किसी भी दूसरे तरीके से इस्टेब्लिश हो सकता है ना। अगर ये कोई लाइक डॉक्टरी का एग्ज़ाम या इंजीनियरिंग का तो है नहीं कि भाई उसमें मेरिट सिस्टम होता है। आपको जब 95% मार्क्स आएंगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे इस चीज़ का ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता था कि यार मैं नेशनल स्कूल वडामा से हूँ, डिज़र्व करता हूँ, आती है मुझसे काम आता है, फिर क्या वजह है काम क्यों नहीं मिल रहा मुझे। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा बीच बीच में होता था, बट फाइनली यही था कि वो जो उसकी वजह से जो रिजेक्शन होते थे, कि आपको फिज़िकलिटी की वजह से जो रिजेक्शन होते हैं स्ट्रेचर की, कि आपका स्ट्रेचर हीरो के लायक नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिस आपको काम दिया जाए, या दिया जाए तो फिर आपको अंडरस्टिमेट करके काम दिया जाता था कि अच्छा ये तो इसकी बॉडी ऐसी है, इसको ये काम दे दो, इसको ये छोटा रोल दे दो और एक छोटे स्टेटस का रोल दे दो, ये काफ़ी है इसके लिए, क्योंकि दिखने में ऐसा लगता है ये। उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता था एक्चुअली। और रिजेक्शन भी होता, रिजेक्शन तो चलो ये था कि मैं यूज़ टू हो चुका था इतना सारा। जब क्या होता है कि 1-2 बार शुरू में मिलता है रिजेक्शन, तो आदमी को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है आदमी, बट जब बहुत सारे हो जाते हैं तो फिर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ का मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे फ़र्क पड़ता था कि आप अंडरस्टिमेट क्यों कर रहे हैं, बाहरी चीज़ों को देख के आप अंडरस्टिमेट क्यों कर रहे हैं, वो उसका मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता था। तो फाइनली थैंक गॉड, मतलब 2009 से सिनेमा का टाइम चेंज हुआ, नए फिल्म मेकर्स आ रहे थे और अपनी मर्ज़ी की फिल्में बना रहे थे, भले छोटी फिल्म हम बना रहे थे। तो फेस्टिवल में जाती थी, रिलीज़ होती या नहीं थी वो तो बात दूसरी है, बट उन फिल्मों की वजह से जो बड़ी फिल्में होती हैं उनमें मुझे एंट्री मिली। पहले छोटे रोल मिले ऑफ कोर्स, फिर उससे बड़े मिले, फिर उससे बड़े मिलते चले गए, इस तरह हुआ वो सिलसिला। डर गया? मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है। पता चलता है उसे अपनी जिंदगी की परवाह है, और जिसे जिंदगी की परवाह होती है माँ कसम मारने का मजा उसी का आता है। और तब इस जद्दोजहद के बीच और जो फ्रस्ट्रेशन है उसके बीच कभी ये भी एहसास आया कि अब छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं? बिल्कुल, कई बार आया एहसास इस चीज़ का कि छोड़ के चले जाता हूँ, बट प्रॉब्लम ये थी कि मैं यही जानता था, इसके अलावा मैं कुछ और जानता था कि मैं अगर छोड़ के चला भी जाता तो क्या करता मैं। या तो वापस वही प्लेस करने पड़ते जिनको मैंने कर लिया था, 7-8 साल तक कर लिया था, या तो वही करना पड़ता फिर, या फिर अपने गांव में जाना पड़ता। गांव में बहुत मुश्किल था कि आ गया सिपाही था, हार के क्या सोच के आए। तो इस तरह की इन सवालों से बहुत डर लगता था। उन्हें ठीक है जो भी होगा, बुरा भला जो भी होगा यहीं होगा बम्बई में।
तो इसलिए वापस नहीं आया कभी। देखिए, एक एक्टर के लिए चॉइस बहुत ज़्यादा होती नहीं है, उसको सरवाइव भी करना होता है। ये बहुत बाद में आ पाता है कि हम ये करेंगे और ये नहीं करेंगे, हम स्क्रिप्ट देख के करते हैं, वो करते हैं। लेकिन ये जो शुरुआती 10-11 साल हैं उसमें कुछ भी मिल जाए, यहाँ तक कि आप सरफरोश के बारे में कहते हैं कि वो वाला रोल तो आपको इसलिए मिला क्योंकि जो जिसको मिलना था वो गायब हो नहीं गया। वहाँ पे, हाँ गायब हो गया था। तो ऐसे में जब एक्टर के पास कोई चॉइस नहीं होती तो भी ये एक अजीब सी स्थिति है कि सर्वाइवल के लिए आपको काम करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि ऐसे डायरेक्टर्स के साथ भी काम करना पड़ रहा है जो शॉर्ट में कट 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 तो बोल देते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि क्या चाहिए उनको आपसे। इस सिलसिले में आपका क्या तजुर्बा रहा? मुझे लगता है थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे कि आपको कोई सीन ब्रीफ किया, कोई कैरेक्टर ब्रीफ किया गया, आपने करके दिखाया, लेकिन डायरेक्टर उससे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, लेकिन वो ये बता भी नहीं पा रहा है कि क्या उसे चाहिए। एग्जैक्टली ये एक्चुअली बहुत बार ऐसा हुआ कि जैसे जब मैं टीवी भी करता था और ख़ास तौर से उस तरह की चीज़ या सीन करते थे, अक्सर होता है कि यार वो चीज़ नहीं आ रही है। हमने क्या कहने जो चाहिए था वो नहीं आ रहा, मैंने क्या चाहिए तो एनर्जी चाहिए, वो मज़ा नहीं आ रहा। तो वो आप मुझे बता दो कि क्या चाहिए, एग्जैक्टली क्या चाहिए, मैं वैसा करके दिखा कोशिश करूँगा मैं वैसा करने की। बट उन्हीं के दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। तो अक्सर टीवी में होता था ये चीज़ें, जब मैं टीवी करता था तो उसमें होता था। और जैसे एक किस्सा हुआ था मेरे साथ कि एक टीवी का एक एपिसोड कर रहा था मैं, तो मैं उसमें कहीं से पिट पुटा के आता हूँ और हॉस्पिटल में एक बेड पे पड़ा हुआ, पट्टियाँ वट्टियाँ लगी हुई हैं। तो डायरेक्टर आया और उसमें मेरी मदर भी है, एक बहन है उसमें। तो डायरेक्टर आया तो पहले बहन को बोला उसने कि ये तुम्हारे साथ ऐसा सीन हुआ है कि तुम्हारा बड़ा भाई है और वो उसके चोट लगी है और वो बस मरने की कगार पे है, ब्लास्ट कर दो, मतलब जितना चाहो, मतलब रो दो, ऐसा ये वैसा सीन है, इमोशनल सीन है ये। ठीक है, लड़के ने बोला ठीक है। फिर मदर से पूछा कि भाई, मदर ने पूछा मेरा क्या टास्क है, उसने बताया कि आप भी ब्लास्ट हो जाओ। तो फिर मैं जो पट्टी बांधे पड़ा था, मैंने पूछा मैं क्या करूँ, कहना आप, और मेरी तरफ देखा मैंने, तू भी ब्लास्ट हो जा। तो बस एक्चुअली वही है, अब रोना है तो आंसू आने बहुत ज़रूरी है, सैड सीन है तो मतलब रोना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के कुछ जो बना रखे हैं ना कि सैड सीन में जो है वो रोना, इमोशनल सीन में रोना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि रोना भी हो, इमोशनल सीन है। लोग कहते हैं ना कि जैसे हमने भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पढ़ा है कि एक्टर का काम होता है कि रस को क्रिएट करना, उसका मज़ा ऑडियंस को लेने दो। आप ही मज़े ले रहे हो और आप ही वो कर रहे हो तो वो ज़्यादा। अब आप ही बताओ मैम साहब, किसान लोग क्या करेगा, मरेगा नहीं तो क्या करेगा? जैसे मेरा भाई मर गया फांसी पर लटक के, खजड़ी के पेड़ से रस्सी लटका, जैसे आप लटक रहा था मैम साहब। पर मेरा भाई प्यार के वास्ते नहीं मरा मैम साहब। प्यार बड़ा लोग करता है जिसका पेट भर होता है। हम लोगों को तो मरने का ही है, ऐसे वो मरो वैसा मरो, मरने का ही। और फिर आपको ऐसे डायरेक्टर्स भी मिले जिनको ठीक ठीक मालूम था कि आपसे किस तरह का काम लेना है, वो तजुर्बा आप स्केची तौर पर बताइए। जैसे उस वक्त पे जो नए डायरेक्टर आ रहे थे, फिल्म मेकर्स थे, लाइक जैसे एक प्रशांत भार्गव करके एक डायरेक्टर थे, ओशिम आलूवालिया, और फाइनली अनुराग कश्यप जो आए मेरी लाइफ में। तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया चीज़ों को कि हाँ ये चीज़, ये बंदा जो है ना चीज़ें जानता है, इसको ऐसे एक्सप्लोर करेंगे हम। तो उनको उन ऐसे डायरेक्टर्स जो अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं उनको आप शेयरिंग कर सकते हैं अपने थॉट, या जिस वक्त पे सीन कर रहे हो तो आइडियाज़ शेयर होते हैं। तो ये जो इन्वायरमेंट होता है फिल्म मेकिंग का, अपने एक्टर्स से शेयर कर रहे हो चीज़ें, थॉट अपना शेयर कर रहे हो सीन को लेके, और वो भी कर रहा है, तो उससे कुछ और ही चीज़ क्रिएट होती है, वो बहुत ही, और वो बहुत कमाल होता है। तो को इतना चाहते हैं, 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 कितना चाहते हैं, क्या बताएं, सीना चीर के दिखाएं बजरंग बली जैसा। मुझे पता नहीं, कभी कभी एहसास इस चीज़ का होता है कि जिसकी वजह से लाइक आपको लोग, हज़ारों लाखों लोग लाइक करते हैं, आपको स्टार बनाते हैं, वो एक एक्चुअली आपका एक जॉब है, एक प्रोफेशन है। उसको आप पर्सनली ले लोगे ना तो आई थिंक वो कहने की गड़बड़ हो जाता है बहुत। और मुझे लगता है कि आज चूँकि मुझे काम मिल रहा है
लोग मुझे जानते हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, इज़्ज़त दे रहे हैं, अच्छी बात है, वेरी गुड। बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी रखना चाहिए कि क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है कि जहाँ पे मुझे लोग जानेंगे, जहाँ पे मेरे काम को अप्रिशिएट करेंगे, तो मुझे वो उसको वहीं तक महदूद रखना चाहिए। अगर इसको मैंने पर्सनली ले लिया है कि अरे मैं तो बहुत बड़ा स्टार हो गया हूँ अभी, अब तो लोग मुझे जानने लगे हैं, और मैं उस खुद अपने अंदर फील करने लगा उस चीज़ को, तो वो आई थिंक बहुत गड़बड़ हो जाता है। मुझे एक एटीट्यूड आ जाता है ना, कहते हैं स्टार का एक एटीट्यूड होता है, मैं उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा जॉब है, लोग जानेंगे, इज़्ज़त भी देंगे, और बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन। लेकिन जो मेरी पर्सनल है उसमें उसको अफेक्ट नहीं होने दूंगा मैं उसको बिल्कुल भी। ये जो स्टार सिस्टम है अपने यहाँ, उसके बारे में भी आपकी एक डेफिनेट राय है। कहीं पर आपने कहते हुए कहा कि जो फिल्म 100 करोड़ का बिज़नेस करती है, उसके बारे में ये नहीं पूछा जाता कि वो कितने पैसे में बनी थी, मतलब कितनी लागत उसमें लगी थी। इस पे आपका क्या, इस पर थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्या आपका आर्गुमेंट? एक्चुअली हमारे यहाँ वो होता है ना, एक ट्रेंड बना हुआ है कि 100 करोड़ कर लिए और पिक्चर हिट हो गई। अब बट उसका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है वो तो उतना नहीं होता ना। अब बन भी तो रही है, वो 60 करोड़ में बन रही है फिल्म, या 50 करोड़ में बन रही है। तो एक वो ट्रेंड बन जाता है कि क्लब बन जाता है वो। आई थिंक उससे फिल्म का लाइक एक कोई फिल्म है, छोटी फिल्म है, और उसने 5 करोड़ की फिल्म है, लेकिन उसे 30-40 करोड़ कमा लिया, तो उसी के बराबर होगी अगर देखा जाए तो। बट एक वो बन जाता है ना, एक ट्रेंड बन जाता है कि भाई 100 करोड़ में क्लब में आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजुद्दीन, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। ये थे जाने माने एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।